हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट JRF का जो एग्ज़ाम है जून 2020 में जो एग्ज़ाम होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जुलाई में शिफ्ट हो जाए एग्ज़ाम, क्योंकि अभी फेब में एग्ज़ाम हुआ था। तो हम मान के चल रहे हैं भाई जून में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लगभग हम कह सकते हैं लगभग 2 महीने हमारे पास में, यदि हम मान के चलें 15 जून के बाद में एग्ज़ाम होगा, तो लगभग 15 जून तक, 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक वी हैव 2 मंथ। तो 2 महीने में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लास्ट एग्जाम को भी कंसीडर करें तो हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मेरे क्या सजेशंस है वो भी डिस्कस करूंगा, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या बुक को फॉलो करें ना करें, इन सारी बातों को अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो वीडियो होगी ये उन स्टूडेंट के लिए होगी जो काफ़ी टाइम से, मतलब लगभग उन 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, कैसे स्टार्ट करना है, 6 मंथ में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। ठीक है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो दिसंबर या जनवरी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं उन्होंने 4-5 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, या 4 या 5, मिनिमम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। और यदि आप जून के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज आपने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, 4 या 5 सब्जेक्ट यदि कंप्लीट है तो लास्ट अब जो 2 महीने रह चुके हैं उसमें तुम्हें कंप्लीट जो रेस्ट 4 सब्जेक्ट है, जो बाकी बचे हुए 4 सब्जेक्ट है, वो तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट वो कंप्लीट करने हैं। यदि जिसने 4 किए हैं तो टोटल 4 और करने हैं। जिसने 5 कर लिए सब्जेक्ट कंप्लीट, उसको 3 सब्जेक्ट और कंप्लीट करने हैं। 8 सब्जेक्ट इनफ है, 8 से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तुम्हारे ऊपर फिर। ठीक है। और डेली का अब, यदि तुम इस एग्जाम को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे हो, तुम्हारा पूरा फोकस इस एग्जाम पे है, तो डेली के 8 से 9 घंटे तुम्हें यहाँ पे देने पड़ेंगे। मिनिमम इतने आवर्स देने पड़ेंगे। और मिनिमम 8 से 9 घंटे, मतलब ये फोकस के साथ में, एकदम ऐसे नहीं 8 से 9 घंटे तुम बहुत सारे काम कर रहे हो एक साथ में। ठीक है। तो पूरा डेडिकेशन के साथ 8 से 9 घंटे यहाँ पे तुम्हें देने पड़ेंगे। इनमें से देखो 6 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे जो तुम्हारा सिलेबस पेंडिंग है, जैसे तुम्हारे 3 या 4 सब्जेक्ट जो भी पेंडिंग है वो कवर करने में लगभग 6 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे। उसके अलावा 2 घंटे तुम्हें रिवीजन को जरूर देने हैं। ठीक है। डेली के 2 घंटे रिवीजन के निकालो, क्योंकि इस एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हर सेशन में, हर वीडियो में, जब भी मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाता हूँ, हर सेशन में कहता हूँ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितना भी सिलेबस कवर कर लो, 80-90%, 100% सिलेबस कवर कर लो, जब तक तुम्हारी अच्छी रिवीजन नहीं है, जब तक तुम इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 मई से मैं भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉन्च कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। वो ज्वाइन कर सकते हो, या कहीं और से भी तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने चाहिए और फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। 15 मई से वो ज्वाइन कर लेना। 1 महीना होगा लगभग, 1 महीने में आराम से, एक या 1.5 महीना होगा। 15 मई मतलब 1 महीना लगभग होगा, 1 महीने में आराम से टेस्ट निकल जाते हैं। ठीक है। 15 मई तक तुम्हारा लगभग सिलेबस भी 80% तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें फ़ायदा होगा ज्वाइन करने में। ठीक है। उसके साथ में अपना एक टेस्ट का भी शेड्यूल बनाना। अब देखो, यदि हम बात करें, काफ़ी डाउट्स होंगे, अभी भी मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं, सर फैब में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे काफ़ी डरे हुए हैं, सभी डरे हुए हैं उस एग्ज़ाम से, कि अगली बार भी ऐसा एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा। देखो, फैब का जो एग्ज़ाम था ऑब्वियसली वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ठीक है। लेकिन डिफ़िकल्टी के साथ साथ में उसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ यदि हम देखें तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा लो रही है। तो अब देखो, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, इसका मतलब ये नहीं है हमें अपना पढ़ने का तरीका या जो हम जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो सोर्स हमें चेंज करने चाहिए। बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं करना। जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो अच्छा है, और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही तरीका है, कोई चेंज नहीं करना। कोई बुक, स्टैंडर्ड बुक की तरफ ज़्यादा नहीं जाना, वो मैं अभी बाद में तुम्हें डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब देखो, इसकी कट ऑफ देख सकते हो तुम। जो लास्ट फैब में एग्ज़ाम हुआ था, अभी जून 2021 वाला एग्ज़ाम था, और जो फैब में एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो उसकी कट ऑफ देखो, फिजिकल साइंस की कट ऑफ क्या रही थी। आई थिंक ये विजिबल होगा तुम्हें, आई थिंक ये विजिबल है। देखो, फिजिकल साइंस की देखो कट ऑफ क्या रही थी हमारे पास में। ये फिजिकल साइंस की देखो JRF की, ये हमारे पास में JRF की कट ऑफ थी। जनरल की 38.81, ये परसेंटेज में है। ठीक है। और यदि ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें, तो ये कट ऑफ है। देखो, JRF की जो कट ऑफ थी हमारे पास में वो 77 मार्क्स थी, यदि हम मार्क्स में बात करें। और JRF की, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 66 मार्क्स थी। ठीक है, 33%।
और नेट की बात करें तो जेआरएफ जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 68 थी और ओबीसी की 66 थी। तो कट ऑफ कितनी कम रही थी, एग्जाम चाहे टफ हुआ हो लेकिन उसके बेस पे जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा कम रही थी। अब इतनी ज़्यादा कम, देखो अब इसमें से 277 का यदि हम बात करें यहाँ पे 277 का हमारे पास में एग्जाम होता है, 277 मार्क्स में से इसमें से 40 मार्क्स का रीजनिंग होती है जिसमें से 30 का अटेम्प्ट करना होता है और हमें जो रीजनिंग देखने को मिलती है वो 40 मार्क्स की मिलती है। अब इन 40 मार्क्स में से रीजनिंग 30 मार्क्स की अटेम्प्ट करनी होती है, उसमें से यदि तुम 15 मार्क्स भी लेके आते हो तो लास्ट में यदि वैसा एग्जाम जैसे फैब में एग्जाम हुआ था वैसा ही एग्जाम होता है और जो तुम 15 मार्क्स भी स्कोर करते हो रीजनिंग पोर्शन में, तो फिजिक्स कितने की बची, 277 में से 40 मार्क्स की तो रीजनिंग है तुम्हारे पास में, इसमें से 40 माइनस कर दो तो लगभग 230 मार्क्स की फिजिक्स है। और इसमें से कितना स्कोर करना है, यदि फैब जैसा ही एग्जाम दोबारा आता है, जैसा फैब में एग्जाम हुआ था सेम वही एग्जाम यदि रिपीट होता है उसी टाइप का वही टफ लेवल, तो फिजिक्स में कितना स्कोर करना है। यदि जेआरएफ हम जनरल की बात करें, जनरल की जो कट ऑफ है वो 77 मार्क्स है, 77 में से यदि तुम 15 मार्क्स की रीजनिंग भी अटेम्प्ट करते हो, 15 मार्क्स रीजनिंग में भी तुम लेके आते हो तो 77 में से 15 गए, लगभग हम कितना कह सकते हैं 52 मार्क्स। 52 मार्क्स तुम्हें फिजिक्स में स्कोर करना आउट ऑफ 230, 230 में से 52 मार्क्स तुम्हें स्कोर करना है। तो 230 में से 52 मार्क्स यदि वो लेवल वही रहता है सेम, ठीक है। अब इस बार एग्जाम भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, ऐसे नहीं है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि एग्जाम काफ़ी कम कंडक्ट हुए हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्वियसली बढ़े हैं, फिर भी देखो कट ऑफ कितनी रही है। तो 230 में से यार 50 नंबर लाना के ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है, ठीक है। यदि तुम अच्छे से सिलेबस कवर करते हो, जो पढ़ना चाहिए वही पढ़ते हो, फालतू की चीज़ें नहीं करते हो, तो आराम से 50 नंबर 230 में से आ सकते हैं यदि 15 रीजनिंग में आते हैं। यदि रीजनिंग में मान लो 10 भी कर देते हो या रीजनिंग में 5 भी कर देते हो तो यहाँ पे 60 नंबर कर दो। 230 में से फिजिक्स में 60 नंबर नहीं आ सकते क्या तुम्हारे, यदि तुम 80 से 90% सिलेबस कवर करते हो, ठीक है। बस ये है एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इस एग्ज़ाम को देखते हुए या जो भी पीछे एग्ज़ाम हुए उनको देखते हुए मेरे क्या ओपिनियन है, मेरे क्या सजेशंस है उसके बारे में एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या क्या सजेशंस रहेंगे मेरे। सबसे पहला सजेशन, मैंने जो भी फैब का एग्ज़ाम हुआ उसको कंसीडर करते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहला देखो यहाँ पे सिलेबस को तुम्हें कंप्लीट करना है, 90% सिलेबस। यदि देखो सिलेबस कंप्लीट करने की क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो फैब में एग्ज़ाम हुआ था वो कुछ ऐसा एग्ज़ाम था कि जिसमें से कुछ सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम पूछा गया था, या कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ थे, कुछ सब्जेक्ट बहुत ईजी थे, ठीक है। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम ईजिली हम आराम से जो ईजी पोर्शन है, जो ईजी क्वेश्चन आए हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। ये कब होगा, जब अपने सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यदि हम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो इजी पोर्शन को कैसे टारगेट करेंगे। तो लगभग हम कह सकते हैं 90% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 90% का मतलब है 8 पेपर तुम्हारे कंप्लीट होना चाहिए, लगभग 8 पेपर। एक पेपर छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसी से। यदि 8 पेपर तुमने अच्छे से किए हैं विद रिवीजन तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद में रिवीजन तुम्हारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए प्रिपरेशन का, ठीक है। रिवीजन जितनी हो सके मतलब लास्ट तक भी तुम्हारे पास में यदि 2 घंटे भी हो तो 2 घंटे में, और मतलब जितना भी टाइम तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा बचता है उसमें रिवीजन देनी है। 4 से 5 बार मैं मिनिमम लिख रहा हूँ रिवीजन, 4 से 5 बार रिवीजन होनी चाहिए। लेकिन यदि इससे ज़्यादा कर सको तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, 7 से 8 बार 10 बार जितनी बार भी रिवीजन हो सके, ठीक है। देखो एक बार रिवीजन करते हैं टाइम लगता है, दूसरी बार करते हैं थोड़ा कम टाइम लगता है, तीसरी बार करते हैं और कम टाइम लगता है। एक टाइम 4-5 बार रिवीजन कर लोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें रिवीजन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एकदम मतलब जो रिवीजन तुम 2 दिन में कर रहे थे वो 4 घंटे में रिवीजन तुम कंप्लीट कर दो, ठीक है। इतना टाइम कम हो जाता है क्योंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट होती है। तो जो चीज़ें हमें याद रहने लग जाती है वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको बार बार नहीं पढ़ते हम। तो बार बार पढ़ने से, बार बार रिवीजन करने से जो भी फॉर्मूले हैं, देखो मेमोराइज रखना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई करना है फिजिक्स का, फिजिक्स पढ़ना एक अलग चीज़ है, एग्जाम क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है। यदि फिजिक्स का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेमोराइज रखना पड़ेगा, चीज़ों को जितना हो सके याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, हर चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो शॉर्ट नोट्स है वो मैंडेटरी है।
ठीक है। यदि नहीं बनाए हैं तो जितने सब्जेक्ट कर लिए हैं उनके बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शॉर्ट नोट्स बनाने में। ठीक है। और जो रेस्ट सब्जेक्ट अब कवर कर रहे हो उनके भी साथ साथ में बनाते चलो। ठीक है। यदि देखो, यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो हर एक सब्जेक्ट की तुम्हारे पास में एक बड़ी बुक, एक बड़ी नोटबुक हो जाएगी। उसको बाद में रिवीजन करना, रिवीजन के टाइम पे तुम 2 या 3 बार रिवीजन कर पाओगे और उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा वो। शॉर्ट नोट्स को तुम कितनी मर्जी बार रिवीजन कर सकते हो, 5 से 6 बार, 10 बार, 8 बार, जितनी मर्जी बार आराम से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ईजी होता है, क्योंकि वो एक क्रक्स होता है जो पूरे नोट्स में से निकलता है। तो शॉर्ट नोट्स मैंडेटरी है। ठीक है। रिवीजन मैंडेटरी है, 4 से 5 बार शॉर्ट नोट्स। बुक को अवॉइड करना जितना हो सके, जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे लिम वगैरह, जेटली वगैरह, मतलब ऐसे नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा भाई इन बुक्स को पढ़ना ही नहीं है हमें, जितना पढ़ लिया हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए। अब लास्ट में बुक को अवॉइड करना, ये मत करना भाई लास्ट के दिनों में तुम बुक्स पढ़ रहे हो, बुक्स के चक्कर में पढ़े हो, बुक के लेंथी लेंथी लिम के लेंथी लेंथी क्वेश्चन कर रहे हो, वाई के लिम के। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम बहुत फॉरेन राइटर की बुक के बेफिजूल के क्वेश्चन कर रहे हो जो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ठीक है। यदि वैसे क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं होंगे। एग्जाम में इजी पोर्शन ही अटेम्प्ट करना, और इतना इजी पोर्शन होता है एग्जाम में कि तुम आराम से 230 में से कितने 50-60 नंबर, यदि वैसा डिफिकल्ट एग्जाम आता है तो 230 में से 50-60 नंबर आराम से ले सकते हो, जेआरएफ की कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हो आराम से। तो बुक को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी इन चक्रों में नहीं पढ़ना है। यदि कोचिंग ले रहे हो तो जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो कोचिंग के नोट्स पढ़ो, जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो कोचिंग के नोट्स पढ़ो, उनको ही बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक को अवॉइड करो। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। जो भी असाइनमेंट्स है तुम्हारे, यदि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो भी जो PYQ क्वेश्चन है उनको बार बार प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले को याद रखो, कॉन्सेप्ट को याद रखो, नोट्स को फॉलो करो। जो भी तुम नोट्स फॉलो कर रहे हो, अपने आप पे भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है। अब ये मत देखो कि मैं कम कर रहा हूँ, मैं ये सोर्स मैं फॉलो कर रहा हूँ तो इसमें कुछ कमी है, इसमें ये फॉर्मूले नहीं है, इसमें थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी करवाता है वो प्रॉपर करवाता है। जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो, यदि सेल्फ कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, सेल्फ कर रहे हो तो ज़्यादा एक नोट्स वगैरह फॉलो कर सकते हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जहाँ से भी तुम्हें सूटेबल लगे। ठीक है। वो नोट्स फॉलो कर सकते हो। खुद पे बिलीव रखो, जो पढ़ रहे हो उस पर बिलीव रखो, जो भी जिन भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो उन पे बिलीव रखो। बिलीव होना जरूरी है, अदरवाइज तुम कंफ्यूजन में ही रहोगे, क्या करना चाहिए, क्या ये मैं कर रहा हूँ ये इनफ होगा या नहीं होगा। जो टीचर्स करवा रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया वो एक अच्छी रैंक से, उन्हें काफ़ी पता है कितना करना है कितना नहीं करना। ठीक है। जब तक हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता हम इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं भाई कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। ठीक है। और जिस दिन ये अच्छे से पता लग जाता है उस टाइम पे एग्ज़ाम भी आराम से क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अपने दोस्तों से डिस्कस मत करो कि कहाँ से पढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, अपना मतलब यदि तुम्हारा टारगेट है, टारगेट बना के धीरे धीरे करते रहो, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा शांत रह के करोगे उतना ही सक्सेस जल्दी मिलेगी तुम्हें। ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट हो, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और भी कोई डाउट हो, टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, 9560182735 व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हो, कॉल अवॉइड करना। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स तड़का के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और जो व्हाट्सअप तुम कर सकते हो, इस टाइम पे मैं अवेलेबल रहूँगा 9 AM to 6 PM। और कॉल के लिए जो मैं अवेलेबल रहूँगा ये टाइम है 2 PM to 4:30 PM, 9 PM to 10 PM। ये कॉल के लिए अवेलेबल टाइम है, मैं बता दूंगा, तुम मैसेज कर देना। जब भी जिस भी टाइम मैं फ्री होऊंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा भाई इस टाइम तुम कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करोगे तभी पता लगेगा। ठीक है। और डाउट होते हैं डेफिनेटली एक। ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपना फुल मतलब डेडिकेशन के साथ तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि लगभग 2 महीने रह चुके हैं। ठीक है। जितना जल्दी हो सके, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ जो भी MSc की स्टूडेंट है, जितना जल्दी हो सके इस एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। जितना जल्दी हो सके इसको निकाल के साइड में रख दो। बाकी बाद की बात है PhD करना नहीं करना, किस लाइन में जाना नहीं जाना, MSc के साथ साथ में या MSc के 1 साल के अंदर अंदर इस एग्ज़ाम को निकाल दो। लटकाते मत रहो कि आराम से कर लेंगे ये वो। ठीक है। यही मेरा सजेशन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।